वेलकम टू ऑल लेट्स जस्ट लर्न में मैं हूं दीपक कुमार। तो आज हम बात करेंगे वाई चाइना टेक ओवर ताइवान। आखिर चाइना ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये अपील है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल ग्रो कर रहा है, वीडियोस के व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग इसमें जो इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये आप जानते हैं कि कौन है। ये है शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के और चाइना के प्रेसिडेंट। अब आपको बताना है कि ये कौन है। ये ताइवान की प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। देखो, चाइना ताइवान का जो विवाद है ना, आज ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू बन रखा है और चाइना खुद में एक इशू बन रखा है। चाइना की जो ग्रीड है और जो इसका साम्राज्यवाद का सपना है ना, इसे फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ये पूरा विवाद का जन्म कहाँ से हुआ, क्या है और चाइना की अगली मंशा क्या है। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। तो तांग राजवंश के समय 618 से 907 ईस्वी के बीच चीनी लोग मुख्य भूमि से निकलकर ताइवान पर बसने लगे, माइग्रेट करने लगे। उस समय माइग्रेशन का पहल शुरू हुआ था। पूरे विश्व में एक दूसरे से माइग्रेशन आज भी हो रही है, तब भी होता था। तो जब तक मानवता रहेगी, इस अर्थ पे लोग रहेंगे, माइग्रेशन होता रहेगा। इसके बाद इसका चाइना का ताइवान के साथ पहला आधिकारिक संपर्क 1683 ईस्वी में आसपास हुआ था, जब चाइना पर चिंग राजवंश का शासन था। चिंग राजवंश के बारे में कहा जाता है कि यह काफ़ी लंबा चला। 1644 से 1912 ईस्वी तक चाइना पर इसका प्रभुत्व रहा और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि चाइना में अंतिम साम्राज्य कौन थी। तो चिंग राजवंश जो थी, इसका साम्राज्य ही था। तो देखिए, भारत में भी कई राजवंश आए हैं। इसी तरह से चाइना का भी अपना एक समृद्ध इतिहास था। हाँ, और एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों की जो प्रजाति है, जैसे हम आर्यंस कहा जाता है, ये हान प्रजाति के हैं। हान, तो याद रखिएगा, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चीन के साथ जो ताइवान का पहला संपर्क था, ये 1683 ईस्वी में हुआ। तब चाइना जो है ताइवान पर अपना एक तरह से प्रभुत्व रखता था। उसके बाद क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में इसका वर्णन तब हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तब निकल कर आया जब चीन जापान युद्ध 1894-95 में हुआ और इसमें चीन को बुरी तरीके से जापान ने हराया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उस समय चिंग राजवंश था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया और हम जानते हैं कि उसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई। इससे क्या हो गया कि अब जापान के लिए अपने उपनिवेशों पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल हुआ। तो उसने वापस जो 1894-95 में चाइना से ताइवान को हथियाया था, उसने उसको वापस कर दिया। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है। ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। उसके बाद कहा जाता है कि हान राजवंश जो 1912 तक चला, उसके बाद जो 1923-24 के आसपास जो ये है ना चियांग, ये है चियांग, ये भी एक मिलिट्री लीडर था और ये भी साम्यवादी विचारधारा का था। इसकी पार्टी थी कुओमिंतांग, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। कुओमिंतांग जो थी इसकी पार्टी, ये थी कुओमिंतांग, और इसने चाइना पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। ये कब तक रहे? 1949 में गृह युद्ध चलता है और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे माओ, ये है माओ, जिनका पूरा नाम माओ जेडुंग था, इसने इस कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया। कोई इलेक्शन में नहीं, एक विद्रोह हुआ, आंतरिक विद्रोह हुआ और इस पार्टी ने जो माओ जेडुंग की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, ये कुओमिंतांग को टेक ओवर कर लिया। अब क्या किया कि ये जो चैंग थे, ये भाग कर चल गए ताइवान और वहाँ पर अपना एक अलग शासन व्यवस्था बना दिया। उसके बाद क्या होता है कि माओ जेडुंग जो थे, ये 1950 में ताइवान पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन इन्होंने कोरिया की मदद बढ़ चढ़ कर की, जिससे इनका पूरा ध्यान कोरिया की तरफ चढ़ गया। 1949 में शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। तब तक अमेरिका और यूएसएसआर के जो बीच की प्रतिद्वंदिता थी, ये सामने आने लगी। तो अमेरिका यूएसए की एक सोच माननी होगी कि जो आज का भी यूएसए है, मॉडर्न डे यूएसए, और जो पहले का भी था, ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं। इनको आज में ये देखते हैं कि आज की गतिविधियों को अंदाज़ा लगाकर ये देखते हैं कि ये देश फ्यूचर में क्या करेगा, नहीं करेगा। इनका फ्यूचर जो विज़न है ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है, इसीलिए आज भी ये डोमिनेंसी कायम है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इसको चैलेंज कर रहा है। उस समय में इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, रशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर हम इन दोनों को ये आपस में मिल जाए तो चाइना और रशिया के जो यूएसएसआर प्लस चाइना जो निकलेगा, उसको
संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक कार्ड खेला, इन्होंने ताइवान को अपना एक मिलिट्री पार्टनर बोल लीजिए या स्पेशल अपीयरेंस दिया, जिसके बाद चाइना की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो ताइवान पर अटैक कर पाए। चाइना जो आज की स्थिति में है, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था कि उस समय चाइना की हालत इतनी अच्छी थी। इकोनॉमिकली ये काफ़ी बैकवर्ड था और इसने उस समय फिर ये देखा कि अमेरिका एक सुपर पावर है, तो उससे ताइवान पर हमला करने पर वो उस पर हमला कर देगा और परास्त भी कर सकता है। तो इस वजह से ये मामला ठंडा गया। अब क्या हुआ कि यूएसएसआर का खंडन 1990-91 के आसपास हुआ और उसके बाद धीरे धीरे चाइना में भी क्या हुआ कि 1990 के आसपास से जो थे तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को काफ़ी बढ़ावा दिया और इससे क्या हुआ कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये इतनी बढ़ गई कि आज पूरे वर्ल्ड में पूरी सप्लाई चेन का 75% सप्लायर चाइना है और 25% में रशिया, फ्रांस, इंडिया, अमेरिका जैसे बड़े देश आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना की डोमिनेंसी कितने हद तक बढ़ गई है। इस वजह से चाइना को आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब इसके पास वो समय है जिस पर ये चाहे तो रशिया के साथ अगर इसके टाई अप हो जाते हैं, अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो ये यूएस को चैलेंज कर सकता है और ताइवान पर अपना कब्जा कर सकता है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर ये ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। देखिए, इसके पहले आपको समझना होगा वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या है? चाइना एक है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसे हम शॉर्ट में पीआरसी कहते हैं, ये आज का मौजूदा चाइना है। शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति है और जो आज का ताइवान है ये अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। लेकिन जो चाइना है ये बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो ताइवान है वो हमारा ही एक अलग प्रांत है, ये ऐसा कोई रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है। और पूरे वर्ल्ड को इसकी डोमिनेंसी देखिए कि ताइवान को कोई भी कंट्री के रूप में आज के देश में कोई भी देश स्वीकार नहीं करता है। ये इसे ताइपेई कहते हैं, एक शहर कहते हैं, ठीक है। तो ये चाइना की डोमिनेंसी है। लेकिन अब चाइना चाहता है कि हम इस पर कब्जा कर लें और तो आशा करता हूँ कि आप वन चाइना पॉलिसी समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर चाइना क्यों ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और उसके पीछे इसकी मंशा क्या है। देखिए, कहावत है कि अगर आपने इतिहास से सीख नहीं लिया ना तो आप इतिहास बनकर रह जाओगे। और दूसरी कहावत है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरे विश्व में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बनाए, कॉलोनीज बनाए। कैसे बनाए? अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले वे उस देश में गए, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के खोखले दावे किए और कहा कि हम यहाँ डैम बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, आपका भला करेंगे। उसके बाद वहाँ की कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को चौपट कर दिया, अपनी कंपनियों को उस देश के अंदर काम दिया, अपने रेवेन्यू बढ़ाए, उसके बाद अपनी मिलिट्री भेजी और धीरे धीरे उस देश को कॉलोनाइजेशन से पूरा टेक ओवर कर लिया, जिसको अपनी कॉलोनी बना लिया। यही काम चाइना कर रहा है। आज चाइना क्या कर रहा है, छोटे देशों को, श्रीलंका, पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहा है, छोटे दक्षिण अफ्रीकी देशों को सॉफ्ट लोन दे रहा है, यूरोपीय देशों को सॉफ्ट लोन दे रहा है। और धीरे धीरे जब ये लोन नहीं चुकाएंगे तो ये बोलेंगे चलो कोई बात नहीं ना, ये पोर्ट और ये जो भी चीज़ें हैं, नेचुरल गैसेज है, इसका भंडार हमें दे दो, हम इसे यूज़ करेंगे और आपको लोन हम रिकवरी कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से चाइना अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहा है। अब ये सॉफ्ट पावर का यूज़ कैसे कर रहा है कि आज के पास जो चाइना की फॉरेन करेंसी रिजर्व है ये मैसिव डॉलर अराउंड 4000 बिलियन डॉलर्स की है। अगर अमेरिका इस पर सैंक्शन भी लगाता है ये कई सालों तक पेमेंट कर सकता है दूसरे देशों को डॉलर्स में। इंडिया में इसका स्थान है, देख लीजिए 8वें स्थान पर इंडिया है 473 बिलियन डॉलर के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि ये और ये राशि जो है कितना इसमें डिफरेंस है। दूसरा, ताइवान जो है सेमीकंडक्टर चिप्स का वर्ल्ड लेवल में प्रोड्यूसर है। चाइना जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो एक बच्चे के खेलने वाले टॉयज से लेकर फाइटर जेट्स, नवल वॉरशिप, न्यूक्लियर वॉरहेड में होने वाले जो भी इक्विपमेंट हैं, डेली एप्पल के टेलीफोन है, एप्पल के आईफोन हैं, इन सारे चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट होगा। ये मैसिव जो रेवेन्यू जो है ताइवान की ये है $47.95 बिलियन, एक ह्यूज अमाउंट है। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो ये पूरा रेवेन्यू इसके पास चला जाएगा। उसके बाद पूरा 600 अरब डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है, जो ये मैंने बताया है सेमीकंडक्टर चिप्स की, ये भी इसके पास मिल जाएगा। तब पूरे रीजन के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में चाइना की डोमिनेंसी हो जाएगी। वो इस सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट को अपने हाथ में ले लेगा, रेट फ्लक्चुएट करेगा,
दूसरे देशों को ब्लफ कर सकता है सब, और उस टेक्नोलॉजी को हो सकता है ऑक्यूपाई कर सकता है, दूसरे देशों को ना दे, और बहुत ही मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ जाएगा। और एक रीज़न है इसके साथ साथ कि वह साउथ चाइना सी पर अपना पूरा ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जो जोन है बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही सेंसिटिव जोन है। यहाँ से जितने भी शिप्स जाती हैं, चाइना चाहता है कि अपनी डोमिनेंसी इस जगह पर स्थापित कर दे, तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज रेवेन्यू का उसे साधन मिल जाएगा। अब ये सारे रेवेन्यू अगर उसके पास आ गए, वर्ल्ड में उसकी डोमिनेंसी आ गई, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा और सेम काम करेगा जो ब्रिटेन ने किया था। और ये जितनी भी बात है मैं नहीं कर रहा, आप यूएस डिफेंस की जो रिपोर्ट है, चाइना 2030 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा और इसका अगला ग्रैंड विज़न है 2050 तक ये अरुणाचल प्रदेश को अपना कब्जा कर लेगा। और अगर ऐसा हो सकता है और हो जाता है तो आप विश्वास मानिए कि चाइना को फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा। चाइना धीरे धीरे अपने साम्राज्य बढ़ाता रहेगा और फिर हम किस दौर में जिएंगे। अमेरिका, अदर्स कंट्री कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे यूरोप इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसको बनाने के लिए अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है कि नाटो को और स्ट्रॉन्ग करे, क्वाड देशों का निर्माण करे, चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, रशिया को थोड़ा सा सॉफ्ट वेवर दे के अपने तरफ उसका रिलेशंस मेंटेन करे, तभी जाके चाइना को काउंटर कर सकता है। और आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।